Good morning, good morning, good morning. Very, very good morning to all. Ajay, Yogesh, Shivam, Anil, Anaya, Bablu, Nidhi, Ved, everyone, very, very good morning. तो आप सभी का स्वागत है क्लास में। और आप जानते हैं कि मैं आपके साथ इकोनॉमिक सेगमेंट डील करने वाला हूं और क्लास बिल्कुल लाइव हो चुकी है। एक बार जल्दी से कमेंट बता दें मुझे। क्लास आज लेट हो गई है थोड़ी सी, एक्चुअली कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और आप जानते हैं कि थोड़ा सा इश्यू क्रिएट हो गया। अदरवाइज क्लासेस हमेशा आपकी पंक्चुअल रहती है और ऐसा नहीं है कि आज की ही हम बात कर रहे हैं। अगर आप इससे पहले की क्लासेस या किसी और बैच को भी अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं या देख चुके हैं तो आपको पता है बिल्कुल उसके बारे में। तो बेसिकली आपका जो न्यू बैच है ये GS35 जो स्टार्ट हुआ है 20 अगस्त से 20 अगस्त से, तो आज मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूं बेसिकली। और हर एक सेगमेंट आपको पता है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, उसके अलावा आपके पास साइंस के पोर्शन भी हैं इसके अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन मैं जो डील करने वाला हूं वो इकोनॉमिक सेगमेंट में रहेगा। सवाल ये है कि कितनी क्लासेस होंगी, ये सवाल आप बार बार पूछेंगे। ये सवाल भी पूछेंगे सर नोट्स के बारे में क्या रहेगा, और ये सवाल भी रहेगा आपका कि सर ये कौन कौन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। 2 मिनट में मैं सारी जानकारी आपको दे दूं पहले, क्योंकि फिर डायरेक्टली हम क्लास की बात करेंगे। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये कि क्लासेस की बात करें तो 40 लगभग क्लासेस रहेंगी आपके पास जो मैं इकोनॉमिक सेगमेंट की आपको दूंगा। और इन 40 क्लासेस को करने में लगभग 3 से 4 महीने के मिड में ये सारी क्लासेस हम पूरी कर लेंगे। यानी कि जो आपका कोर्स ड्यूरेशन है लगभग लगभग उसके अंदर ये इनफ हो जाएंगी 40 क्लासेस। दूसरी बात, जो क्लासेस आपके पास रहेंगी वो बाइलिंगुअल रहेंगी और क्लास नोट्स जो होंगे वो आपको साथ में ही लिखने होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स कोई एक बार वाली चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स एक अपडेटेड और अपग्रेडेड मटेरियल होता है हमेशा से, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेबल पोर्शन आप कह सकते हो जीएस के अंदर रहता है। क्योंकि सर लगातार इन्फ्लेशन का रेट बदलता रहता है, लगातार जीडीपी बदलती रहती है। जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तो उसके मेंबर्स बढ़ते घटते रहते हैं, डायरेक्टर चेंज होते हैं, रिपोर्ट्स आती है तो उसमें चेंज आ जाता है, जनगणना होती है उसमें चेंज आता है। तो ये हर बार मूव होने वाली यानी चेंज होने वाली चीजें हैं। क्लास नोट्स बनाकर खुद को आपको चलना होगा, तो पीडीएफ नहीं होगी इसकी, ये बात याद रखिएगा। जो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उनके लिए आपको पीडीएफ दी जाएगी, तो बताकर दे दी जाएगी। एक आखिरी सवाल जो आपके पास है हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम्स को छोड़कर और स्टेट के पीसीएस एग्जाम को छोड़कर जितने भी एग्जाम आप देने वाले हो, यूपीएससी का, पीसीएस स्टेट्स के और बैंकिंग एग्जाम्स जो रहते हैं एसबीआई आईबीपीएस के, इन एग्जाम को अगर छोड़ दें तो चाहे आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम के अगर आप देखें, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, एसआई का हो या फिर कांस्टेबल का, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि सर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कब कब पढ़ाऊंगा आपको, ये क्लासेस आपके पास शेड्यूल आता रहेगा एवरी डे। आपको लगभग 2 क्लासेस जो हैं वो मिलती रहेंगी। सवाल ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद इससे पहले कभी इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ा है उन्होंने, और कुछ ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर अपने स्कूल्स या ग्रेजुएशंस के अंदर भी पढ़कर आए। लेकिन जब आप पढ़कर आते हो या बिना पढ़े भी आते हो, कंपटीशन में आने के बाद बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता आपके बीच में। क्योंकि कंपटीशन के पढ़ने का तरीका, कंपटीशन की तैयारी का तरीका जो होगा, बिल्कुल कमेंट आ रहे हैं मुझ तक सीडीएस कवर होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बोला सीडीएस एनडीए, मैंने बोला आपसे कवर होगा। तो आपने कहा सर यहां पर कि बेसिक तौर पर जब हम कंपटीशन की बात करते हैं एकेडमिक से बिल्कुल अलग होता है। देखिए एकेडमिक के अंदर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है, आपकी जो नॉलेज होती है, आप उसे डिलीवर करते हो लिखकर किसी भी आंसर के अंदर। लेकिन जो कंपटीशन का एग्जाम होता है वहां पर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और उनमें से आपको आंसर करना होगा। यानी कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि अगर आप आंसर को रट कर गए हो, परेशानी कहां है देखिए ध्यान से, बच्चे क्यों क्वालिफाई नहीं करते हैं सर, इतने सारे स्टूडेंट हैं जो ट्राई करते हैं एग्जाम्स को, लेकिन हर बार वो कुछ नंबर से रह जाते हैं।
कोई ऐसा नहीं है कि 200 नंबर के पेपर में से उसका कोई नंबर ही ना आता हो या 10-20 नंबर लाता हो। अगर कट ऑफ सीजीएल की 140 जा रही है प्रीलिम की, तो 130 लाने वाले, 135 लाने वाले बहुत होते हैं। यानी उनके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर अगर कम रह गए तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा वो फैक्ट के आंसर जो होते हैं जिनको वो रट सकते हैं, वो अगर करके गए तो वो सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाए, आंसर वही होगा लेकिन वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो कंपटीशन एग्जाम की सबसे बड़ी बात क्या है, देखो यहां आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्योंकि किसी भी चीज का आंसर तो एक ही होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के तरीके 10 होंगे। तो हमें क्वेश्चन भी सीखने होंगे और आंसर भी सीखने होंगे, और ये हमेशा प्रैक्टिस के ही माध्यम से हो सकता है सर। क्योंकि एक क्वेश्चन को इंसान एक ही तरीके से पढ़ता है, प्रैक्टिस बताती है कि वो दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। इसके लिए हम आपके पास एग्जाम वाली प्रैक्टिस के नाम से पूरा बैच लेकर आए फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, यहां पढ़िए, वहां प्रैक्टिस कीजिए, इसी कैरियरविल ऐप पर आप लोग। बात समझिए मेरी ध्यान से। तो पहला दिन है आज मेरा, और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आज पढ़ाने वाला नहीं हूं कुछ भी, आज मैं आपको ये समझाना और बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स होती क्या है। देखिए, जब हम आने वाली 39 क्लासेस, यानी आज के बाद की क्लास जो है, लगभग उन 39 क्लासेस को पढ़ेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी बार सोचने का मौका आएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं किया गया, वैसा क्यों नहीं करा सरकार ने, या किसी राज्य की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं करा। तो वो डिपेंड करता है हमारी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के ऊपर। हो सकता है कि पहले दिन जो हम पढ़ें उससे एग्जाम में कुछ ना आए, लेकिन पहले दिन जो हम पढ़ेंगे वो सर आने वाली क्लासेस के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारे आधे सवालों के जवाब पहली क्लास में ही मिल जाते हैं। बात को समझ रहे हो आप? क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ट्राई करने हैं, फाइनली एग्जाम देना है, वो सारी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद देना है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इंटरेस्टिंग भी है और टफ भी है, सब कुछ है इस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो लगभग जो भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 3 क्वेश्चन आए, चाहे वो 4 क्वेश्चन आए, 5 आए, सीडीएस वगैरह में तो आप जानते हैं ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से आपको पता है एक बड़ा पोर्शन हम करने वाले हैं। पहला सवाल ये आपके मन में आता है कि सर इकोनॉमिक्स है क्या, बेसिकली हम इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों करते हैं, इकोनॉमिक्स क्या चीज है, क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए इसके अंदर। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, किसी भी काम को करना है, किसी भी प्रोडक्शन को करना है, किसी भी एक्टिविटी को करना है, हर एक चीज को परफॉर्म करने के लिए जो चीज हम इन्वॉल्व करते हैं, देखिए 2 बातें होती हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। जो हमें मिल रहा होता है, आरओ एआरओ भी हो जाएगा, कोई बुक नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्लास पढ़िए। आज स्टार्ट करूंगा मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर आऊंगा आपके पास। तो पहला चैप्टर होगा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स का। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो आपने कहा सर रिसोर्स का मतलब है, यानी एक सोर्स, एक साधन है किसी भी काम को करने वाला। दुनिया में जितने भी एक्टिविटी हम करते हैं, उन सभी के रिसोर्स जो होंगे वो लिमिटेड होते हैं। यानी दुनिया में हर चीज की एक सीमित मात्रा होती है। अगर मैं कहूं मुझे बिजनेस करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक जमीन चाहिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए, लेकिन मेरी जमीन जो हो वो सीमित होगी। मेरे पास 1 एकड़ जमीन हो या 10 एकड़ हो या 100 एकड़ हो, पर वो एक लिमिट हो गई, उससे ज्यादा वो नहीं हो सकती। मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास जितना भी पैसा हो वो अनलिमिटेड नहीं हो सकता, चाहे वो 10 लाख हो या 10 करोड़ हो, वो एक लिमिटेड वैल्यू है अपने आप में। मेरे पास जो रिस्क लेना है मुझे, तो उस रिस्क को भी एक अमाउंट तक लिया जा सकता है, एक परसेंटेज तक लिया जा सकता है। यानी किसी भी काम को करने वाले संसाधन जो होते हैं वो सीमित मात्रा में होंगे, लेकिन हमारी जो डिजायर्स होती हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो विलिंगनेस होती है हमारी, वो अनलिमिटेड होती है। हम एक डिजायर पूरी करते हैं तो उसके बाद दूसरी डिजायर स्टार्ट हो जाती है, वो कंप्लीट करते हैं तीसरी हो जाती है, क्योंकि डिजायर्स अनलिमिटेड है। हम जितना भी करने की कोशिश करें लेकिन कभी खुद को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे सामने जब भी बात आती है तो हमें अपनी डिजायर के लिए चॉइस करनी होती है। हम ये चॉइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं सर, और क्योंकि हम चॉइस कर रहे हैं, चॉइस करने के बाद हमें करना क्या है, विच वन इज बेस्ट,
दो ऑप्शन अगर मेरे पास हो, तीन ऑप्शन अगर मेरे पास हो, चार ऑप्शन हो अगर, तो सबसे बेहतर का चयन करना है। एक इंसान बच्चा यानी पैदा होने से लेकर लगभग जब वो पहली बार कुछ खरीदता है किसी शॉप पर जाकर, सर शॉप पर बहुत सारे चिप्स के पैकेट या फिर बाकी के जो भी टॉफीज वगैरह वो रहती हैं, लेकिन उसमें से कोई एक या कोई दो का सिलेक्शन वो बच्चा करता है और अपने अंतिम समय तक पहुंचते हुए भी वो चॉइस ही कर रहा होता है बेसिकली। कभी खाने में चॉइस करते हैं, कभी पहनने के लिए चॉइस करते हैं, कहीं घूमने जाने के लिए चॉइस करते हैं, मूवी के लिए चॉइस करते हैं, पढ़ने के लिए किताबों की चॉइस करते हैं, पढ़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की चॉइस करते हैं। हम हर चीज में चूज करते हैं। लाइफ का मतलब ही होता है चयन करना। तो आप कहेंगे सर अगर लाइफ है तो चॉइस भी होगी, और जहां चॉइस है वो इकोनॉमिक्स भी होगी। यानी लाइफ का एक भी मिनट ऐसा नहीं होता, मोस्टली एक भी समय ऐसा नहीं होता जब हम इकोनॉमिक्स को यूज नहीं करते। लेकिन बस फर्क इतना है कि उसे हम टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे, उसको हम कैसे जानेंगे, वो आज हम सीखेंगे। लेकिन सवाल ये है आपके पास कि सर बहुत सारे ऑप्शन में से किसी एक को चयन करना। मेरी बात समझो विश्वजीत, मैंने कहा आपके पास जो सिलेबस है उसकी पीडीएफ में आपको दूंगा यहां पर, और ये बिल्कुल डिजायर्स का मतलब हमारी इच्छाओं से होता है, हमारी विलिंगनेस से होता है। यहां पर मैंने आपको बताया ये क्लास जो है आपकी बिल्कुल लाइव है। 11:28 हो रहे हैं इस समय, और आज है 22 दिसंबर 2021। तो प्लीज पढ़ने पे कंसंट्रेट करो, अगर मेरी बात है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपने कहा सर हमेशा हम चॉइस करते हैं, इसलिए हम चयन भी करते हैं, दो में से एक का चयन करते हैं लाइफ में। लेकिन सवाल ये कि हम किसे चूज करते हैं, क्या सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा बेहतर का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन ये बेहतर क्या है, देखो हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सर बेहतर शब्द का मीनिंग अलग होगा। मान लीजिए दो किताबें हैं, मैथ्स की है आपके पास, दो प्रैक्टिस बुक हैं। एक इंसान को लगता है कि ये बुक ज्यादा बेहतर है, दूसरे को लगता है ये ज्यादा बेहतर है। आपको कहीं घूमने जाना, एक को लगता है ये स्थान ज्यादा अच्छा है, दूसरे को लगता है नहीं ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर यही बात मैं सरकार के बारे में करूं तो आप कहेंगे देश की सरकार जो है सर उसके पास इतना कुछ है, लेकिन फिर भी सरकार के पास भी अनलिमिटेड तो नहीं है। सरकार को भी लिमिटेशंस का फैसला करना होता है। सरकार बजट बनाती है हर साल, सरकार बताती है कि हम इस बार हेल्थ पर इतना करेंगे, सरकार बताती है इस बार हम एजुकेशन पर इतना करेंगे, सरकार बताती है इस बार हमारे पास एनर्जी सेक्टर के लिए इतना रहेगा। अगर अनलिमिटेड होता सर तो बताने की जरूरत क्या थी, जितना जहां चाहते वहां खर्च कर देते। इसका मतलब लिमिटेड है, इसीलिए तो बताने की जरूरत हो रही है। बात समझ पा रहे हो? तो ये लिमिटेड है सर, हर चीज लिमिटेड है लाइफ में, और हमें चॉइस करें जो अलग अलग होगी। जैसे आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर आरबीआई के पास नोट्स बनाने का अधिकार है देश में, वो जितने चाहे नोट बना सकता है, कोई रोकने वाला भी नहीं है उसको। तो एक कंडीशन है 200 करोड़ रुपए वाली, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और 200 करोड़ रुपए तो सर आज कुछ भी नहीं होते, एक कंपनी भी 200 करोड़ से ज्यादा में बनती है। तो उस कंडीशन को फिलहाल भूल जाएं अगर, तो मन में सवाल आता है कि सर इतनी गरीबी देश में, इतनी बेरोजगारी है देश में, इतनी समस्याएं हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है खरीदने के लिए, और आरबीआई जो चुपचाप बैठा है, शांत बैठा है, वो क्यों ऐसा नहीं करता होगा कि वो नोट छाप दे, थोड़े से कुछ गरीबों को बांट दे, जो गरीब भी कुछ खरीद सके और अपना पेट भरकर अपने जीवन को चला सके। क्या आरबीआई के दिल में, दिमाग में ये इथिकल वैल्यूज नहीं है कि वो गरीबों का भला कर सके? फिर भी वो नहीं करता है। ये सवाल तो मन में आता है कई बार आपके, लेकिन क्यों नहीं करता, उसकी वजह भी होनी चाहिए कुछ। तो यहां पर आपको वो रीजन ढूंढने की कोशिश करनी है। आपको ये सीखना है कि सर महंगाई कैसी होती है। अमूमन हमें लगता है सर महंगाई जो होती है वो खराब होती है, महंगाई तो एक डायन होती है, ये हमने एक सॉन्ग में भी सुना है यहां पर। लेकिन सवाल आता है कि जब महंगाई हमारी कम हो जाती है, जब कोरोना काल आया सर पिछली बार हमारा, तो महंगाई बहुत कम हो गई हमारी, और आरबीआई ने ये कहा, न्यूज हमने सुना, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हम महंगाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि महंगाई अच्छी है या बुरी है। अगर महंगाई बुरी है तो अच्छी बात है ना, कम हो गई, लेकिन यहां तो महंगाई को फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है आरबीआई। इसका मतलब यह है सर कि महंगाई अच्छी भी है और महंगाई बुरी भी है। नोट का छापना अच्छा भी हो सकता है, लेकिन नोट का छापना बुरा भी हो सकता है।
जैसे हम जनगणना से बात करते हैं सर, जनसंख्या की बात करते हैं। जनसंख्या का जो मतलब है, आप कहते हो सर कि जनसंख्या आना यानी देश की समस्याओं को लेकर आना है, देश में बहुत सारी प्रॉब्लम को लेकर आना है। लगातार ये देखा है हमने कि भारत सरकार कोशिश कर रही है पिछले कई सालों से जनसंख्या की एक नियंत्रण पॉलिसी हो, एक जनसंख्या नीति हो, जनसंख्या को रोकने के लिए काम करे सर। लेकिन बेसिक तौर पर हम जनसंख्या को रोकने की बात कर रहे हैं, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश चीन है, जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और फिर भी वो जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। समझ नहीं आ रहा कि फैसला किसका सही है। जनसंख्या जिसकी पहले ही ज्यादा हो वो और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और जिसकी पहले से थोड़ी कम है यानी दूसरे नंबर पर है वो घटाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूं फिलहाल के लिए कि डिसीजंस जो होते हैं हर किसी के अपने अपने फेवर में होते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। यानी चाइना को लगता है कि जनसंख्या बढ़ाना उसके फेवर में होगा, और भारत को लगता है जनसंख्या घटाना उसके फेवर में होगा। अगर हमें लगता है महंगाई को घटाना हमारे फेवर में होगा, लेकिन आरबीआई को लगता है नहीं, महंगाई को बढ़ाना देश के फेवर में होगा, तो हो सकता है कि इन दोनों में कोई ना कोई बात हो। अगर हमें लगता है कि नोट छापने चाहिए आरबीआई को, नोट छापकर गरीबों को देने चाहिए, सरकार ने वादा किया था 15-15 लाख देने का, सरकार को वो 15-15 लाख देने चाहिए लोगों के अकाउंट में, लेकिन आरबीआई को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नोट नहीं छापने चाहिए, किसी को 15 लाख नहीं देने चाहिए, तो उसके पीछे अपना एक तर्क होगा। मैं आपको ये रियलाइज कराना चाह रहा हूं पहले तो कि इकोनॉमिक्स इज आ, यानी आप समझ लो ध्यान से कि वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। तो आपने क्या सीखना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि गलत क्यों हो जाते हैं, हम आंसर को रट कर जाते हैं। अगर हम रट कर गए तो वही आंसर करेंगे जो हमने कॉपी में लिखा था। समझ कर गए तो कुछ भी दे दे एग्जामिनर, हर चीज हमारे पास आ जाएगी। तो अब मुझे आप एक बात सोच के बताना, आपने इकोनॉमिक्स में का अगर मीनिंग में पूछूं, अगर मैं आपसे एक डेफिनेशन पूछूं सर इकोनॉमिक्स क्या है अपने आप में, तो आप मुझे क्या कह सकते हो? एक शब्द में, एक लाइन में, एक वर्ड में जो बताना है आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जल्दी से। ये एसएससी प्री है भाई, यहां पर जीएस तो प्री में ही आता है, आप जानते हो। तो मेंस में तो मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, तो याद रखना वो भी बोल दिया। मेरी बात समझो। तो अब आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स के बारे में हमने एक बात सीखी कि अल्टीमेट, अभी लिखना नहीं, सुनने की कोशिश करना। एक तरह से आपने कहा सर इकोनॉमिक्स का मतलब है चॉइस करने से, हो सकता है हाँ भाई चयन करना है सर इकोनॉमिक्स का मतलब। एक मतलब ये हो सकता है इकोनॉमिक्स का मतलब जैसे सिलेक्शन करने से, चॉइस या सिलेक्शन एक ही तो बात है, ये भी हो सकता है नो डाउट। अच्छा, या ये भी कह सकते हो आप जो हमारे संसाधन है उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने से। मेरी बात सुनना, अभी लिखना नहीं। ऑप्टिमम का मतलब होता है अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। देखो, अगर मैं एक सवाल पूछूं कि दुनिया में ऐसा कौन इंसान है या दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास संसाधन ना हो, आप कहेंगे सर दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। भाई किसी के पास नेचुरल ज्यादा होंगे, नेचुरल का मतलब जो प्रकृति से मिल गए उन्हें, कुछ किसके पास ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा होंगे, किसी के पास फिजिकल रिसोर्स ज्यादा होंगे। अभी मैं सारे सिखाऊंगा आपको, मतलब दुनिया में सबके पास होंगे सर कुछ ना कुछ। जब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना एक साथ आजाद हुए लगभग लगभग, सर तीनों के पास अपने अपने संसाधन होते हैं, लेकिन एक देश, पहले मेरी बात समझो ध्यान से सर, एक देश है चाइना जो इतना आगे निकल गया। एक भारत हमारा देश है जिसे हम मीडियम मान के चलते हैं फिलहाल, और एक देश है पाकिस्तान जो बिल्कुल नीचे है, और आजकल न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया यानी बर्बाद होने की स्थिति में। उसके बारे में अलग से बात करूंगा आपसे। तो कहने का मतलब है सर तीनों के पास संसाधन है, संसाधन तीनों ने इस्तेमाल किए अपने देश को चलाने के लिए, पर किसी ने ज्यादा अच्छे तरीके से किए और किसी ने कम अच्छे से किए। तो कहने का मतलब है संसाधन का इस्तेमाल करना कोई बात नहीं है, सब करते हैं, संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। अभी हिंदी में भी लिखवाऊंगा, वेट करना, सिर्फ सीखने की कोशिश करो। या फिर आप कहोगे सर जो संसाधन है हमारे पास उनका अच्छे से मैनेजमेंट करना भी था। भाई एक प्रकार से समझो ध्यान से, सर बजट बनाकर सरकार क्या कर रही है,
अपने पैसे का सही इस्तेमाल बता रही है हमें कि हमारे पास इतना पैसा है, अगर इस क्षेत्र में इतना पैसा लगाएंगे तो चीजों का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से बांटने के बारे में सिखा रही है। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या सीख रहे हैं सर, इसमें हम सीख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि संसाधनों को कैसे हमें अपनी स्थिति में बांटना चाहिए, जो हमें क्या दे सके, बेस्ट दे सके, बेटर दे सके, ये कोई भी शब्द हो। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, वो डेफिनेशन तक को रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है। आपने कहा सर इसमें से कुछ भी आ जाए इसका एक ही मतलब है इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। अब मेरी बात सुनना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना, एक बार यस नो का कमेंट कर दो जल्दी से, तो मायने रखता है लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना ज्यादा है। अब जैसे आपसे कहूं मैं कि सर संसाधनों के सही इस्तेमाल को जैसे एक एग्जांपल देके समझाइए, मैं बताता हूं। जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी, आप जानते हैं दो बम ब्लास्ट हुए थे, है ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सर ये दोनों ब्लास्ट हुए थे। जापान के अंदर जो लोग थे वो लगभग बहुत सारे लोग मरे, जापान में पूरी बर्बादी छा गई सर, यहां तक कि जापान के लोग सही तरीके से वहां पे बच्चों का जन्म नहीं हो रहा था। लेकिन आज वो देश है सर जो दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 है। भाई इंसान बहुत ज्यादा नहीं है जापान में, अगर संख्या की बात करें, जापान बहुत ज्यादा पैसे वाला देश नहीं था, जापान के संसाधन पूरी तरह बर्बाद हो गए थे सर हिरोशिमा और नागासाकी के बाद, पर उनके पास एक चीज थी, उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। देखो हम सब मानव हैं, कोई भी इंसान है, भाई एक रिक्शा चला रहा है वो भी एक इंसान है, एक बिजनेस कर रहा है वो भी एक इंसान है, दोनों एक इंसान है। लेकिन देश में लोगों का होना, देश की जनसंख्या का ज्यादा होना देश के ऊपर बोझ है। मेरी बात सुन रहे हो, ज्यादा जनसंख्या देश के ऊपर क्या है, बोझ है, क्योंकि उसके लिए सरकार को बहुत खर्चे करने होते हैं। लेकिन उस बोझ में अगर वो इंसान टैलेंटेड हो जाए, वो स्किल्ड इंसान हो जाए, वो कोई नॉलेजेबल इंसान हो जाए, वो देश के लिए कोई नया इनोवेशन करने वाला हो जाए, तो वो इंसान फिर इंसान नहीं है, वो एक संसाधन है। तो अब मुझे एक बात सोच के बताना, ध्यान से सोचना, हमारी जनसंख्या ज्यादा है सब और ये हमारे लिए नुकसान है, लेकिन हमारी जनसंख्या ज्यादा है ये हमारे लिए एक अच्छाई है। कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि सर भारत जो है वो दुनिया की आने वाली महाशक्ति है, मेरी बात समझना, इंडिया जो है वो दुनिया की आने वाली महाशक्ति है सर, और ये जो महाशक्ति है वो कौन बनाएगा सर, हमारे पास कौन सा ऐसा संसाधन है, क्या हमारे हाथ में पैसा लग गया है बहुत सारा, क्या वो हमें महाशक्ति बनाएगा? नहीं। क्या हमारे नेचुरल रिसोर्स बढ़ गए? नेचुरल तो जो है वो तो बढ़ेंगे नहीं सर, वो भी नहीं है। ऐसी क्या चीज हमारे हाथ में है जो हमारे देश को महाशक्ति बनाएगी? तो हमने कहा हमारी जनसंख्या हमें महाशक्ति बनाएगी, 2050 तक हमें महाशक्ति के खिताब मिल जाएगा लगभग, उम्मीद है। अभी आप कहोगे सर जनसंख्या तो आपने कहा नेगेटिव है, इसको तो घटाने की जरूरत है, यूपी सरकार इस पे कानून ला चुकी है कि 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो बहुत सारे बेनिफिट आपके छीन लेंगे। सवाल को समझ पा रहे हो आप मेरे? तो आपने कहा सर जनसंख्या क्योंकि ज्यादा है ये बात बोझ है, लेकिन इस जनसंख्या को अगर हम स्किल्ड में कन्वर्ट कर दें तो ये इनोवेशन हो जाएगा, इनोवेटर हो जाएंगे, बिजनेस वाले हो जाएंगे, देश की स्किल्ड नॉलेजेबल हो जाएंगे, फिर ये जनसंख्या बोझ नहीं होगी, फिर ये देश की जनसंख्या देश को तरक्की देगी, तब ये ह्यूमन रिसोर्स बन जाएगा। अब मुझे बताओ हमारे देश की समस्या क्या है? आप कहोगे सर समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या है जनसंख्या का अनस्किल्ड होना। तो बताइए जनसंख्या रोकने की तरफ कोशिश करनी है हमें, वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कंट्रोल किया जाए, आगे और ना बढ़े, स्किल्ड करने में खर्चे भी बहुत आते हैं, तो जनसंख्या को रोका जाए, और जो है उसे नहीं मारा जा सकता, वो तो जिंदा है, जिंदा रहेंगे, अपनी नेचुरल डेथ आएगी तो इंसान मरेगा, तो उसको क्या करा जाए, स्किल्ड करा जाए। मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू होगा सर इसको स्किल्ड की तरफ मूव करना। अच्छा एक और सवाल, अभी मैं एक सवाल पूछूं, भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक और सवाल सुनना मेरी बात। आप कहते हैं सर समस्या जो है हमारी वो गरीबी की है और बेरोजगारी की है। अगर किसी भी इंसान से बात की जाए भारत में कोई एक समस्या ढूंढी है तो आप कहेंगे सर भारत एक गरीब देश है और भारत एक बेरोजगारी वाला देश है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, भारत बिल्कुल भी गरीब देश नहीं है। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर देशों की लिस्ट बनाओगे
दुनिया के सबसे अमीर देशों की, तो सर हमारा प्यारा भारत कौन से नंबर पर आता है सर? हमारा भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में 6 नंबर पर आता है। अब बताओ कि दुनिया में अगर आप 200 देश मान लो एग्जाम्पल के लिए सर, 200 देश में से जो देश 6 नंबर पर आता हो वो गरीब हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी गरीब। हमारी जीडीपी कहते हैं इसे, आय को, ये दुनिया में 6 नंबर पर है। समस्या क्या है फिर? तो अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप मत कहना गरीबी की समस्या है, बल्कि ये कहना सर जितना पैसा भारत के अंदर है उसमें से देश की 1% आबादी जो है वो 22% पैसे की मालिक है। सवाल समझो, 1% आबादी है देश की, उसके पास कितना है? तो आप कहेंगे सर उस 1% आबादी के पास 22% इनकम चली जाती है। मेरी बात समझना। दूसरी बात आपसे अगर कोई, मैं आपसे पूछूं कि देश की जो टॉप की 10% की आबादी है, टॉप की 10% की आबादी, सर इसके पास अगर देखा जाए तो 57% की इनकम है। 57% आय का मालिक कौन है? 10% आबादी है। और अगर मैं कहूं देश की 50% आबादी है जो, वो 87% इनकम की मालिक है 50%। अब एक बात समझो सर, ये 87% की मालिक कौन है? देश की आधी आबादी। तो बाकी आधी आबादी कितनी हुई? आधी आबादी के पास 87 है सर, तो बाकी बची आधी आबादी के पास कितना है? 13%। मेरी बात समझो, यानी कि लगभग लगभग औसत अगर आप निकालो तो सर ये इस वाली ग्रुप में आने वाले जो लोग हैं वहां एक इंसान के पास, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक इंसान के पास 1.75% इनकम है एक इंसान के हिस्से में। और यहां एक इंसान अगर हो इस ग्रुप का, तो सर उस एक इंसान के हिस्से में लगभग 0.25% की इनकम है। मेरी बात समझे? तो अब आपने क्या देखा सर, ये एक चीज समझ में आई हमें, आय का जो वितरण है हमारे पास वो समान नहीं है। बात समझ रहे हो यहां पे उस सब? यानी कोई या तो बहुत अमीर है या कोई बहुत गरीब है। अगर आप इसको देखो सर, ये टोटल इनकम है, दो लोगों के पास 2% इनकम होगी, 2% आबादी। लेकिन देखो 2% आबादी में एक इंसान के पास तो इतना पैसा है और दूसरे के हाथ हिस्से में इतना, तो आप कहेंगे सर एक के पास है उसका लगभग अगर आप निकालोगे सर 7 गुना दूसरे के पास है। तो जिसके पास 7 गुना पैसा है वो अमीर है सर, और जिसके पास 0.25 है यानी 1 टाइम है वो गरीब है। अगर हम इस वितरण को बराबर कर लेते, अगर इस पैसे को 100% तो बराबर नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हो, बट थोड़ा सा बराबर कर लेते सर, अगर हम मान लो इसको 1.25 कर देते और इसको 1.75 भी पहुंचा दें, तो फिर इतनी गरीबी नहीं दिखाई देगी कि कोई इंसान भूखा मरने लगे। सवाल को समझा आपने मेरे साथ कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो अनइक्वल है, और ये भारत की ज्यादा बड़ी समस्या है कंपैरिजन ऑफ, यानी वो उस कंपैरिजन में जिसमें हम ये बात करते हैं कि देश में गरीबी है, नहीं, देश में इनइक्वालिटी है। ये रिपोर्ट हमें प्रूफ करके दिखा रही है कि कैसे इनकम का बंटवारा होता है। यस, इट इज पॉसिबल। अब समझेंगे सर, यही तो मैं सिखाने वाला हूं आपको आने वाली 40 क्लास में, हाउ इट इज पॉसिबल। क्योंकि ये कैरियर विल है, आपको याद रखना। यहां सिर्फ ये नहीं बताएंगे आपको आरबीआई का ऑफिस जो है वो कल मुंबई में है, आरबीआई का वर्ष ये है, आरबीआई के गवर्नर ये, बल्कि ये भी बताएंगे आरबीआई का एक एक काम बताऊंगा और एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आरबीआई कैसे करता है, कैसे घटता है, बढ़ता है, सब कुछ मैं बताऊंगा उसके बारे में। तभी तो मैंने आपसे 40 क्लास से भी ज्यादा मांगी है इस कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अब एक और सवाल आपके मन में आता है सब, जैसे मान लो मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि दुनिया में 2 टैक्स होते हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं फिलहाल के लिए, आप मुझे आंसर देने की कोशिश करिएगा, क्रिटिकल है, मजा आएगा, सुनना ध्यान से। देखो दुनिया में 2 देश है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक हमारा देश है, प्यारा भारत है, इंडिया है हमारा, एक अमेरिका है। सोच बेहतर होनी चाहिए पहले तो। अमेरिका में क्या है, जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है, ध्यान से सुनना मेरी बात है, शब्दों को सुनना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सर, वैसे वैसे क्या होता है, वहां टैक्स की जो परसेंटेज है, जो टैक्स लगाने की प्रतिशत है, वहां पर वो गिरती है। मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कोई 1 लाख कमाता है तो उससे कहते हैं आपको देना है 10%। जो 2 लाख कमाता है उससे कहते हैं आपको देना है 8%। कोई 3 लाख कमाता है उससे कहते हैं आपको देना है 6%। समझ में आ रही है? आय बढ़ती है,
और वहां पर टैक्स की रेट जो होती है 8-10, यानी 10-8-6 नीचे की तरफ जाती है, एक ऐसा होता है। हमारे देश में क्या रूल है सर, भारत में मान लो कोई 1 लाख कमाता है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 1 लाख कमाता है तो 10% लगेगा, 2 लाख कमाएगा तो 12% लगेगा, 3 लाख कमाएगा तो मान लो 14 लगेगा। सर ये उल्टा क्यों चल रहा है? अभी मैंने क्या बताया। अब आप कहोगे सर कौन सा बेहतर है, अमेरिका वाला ज्यादा अच्छा है, इंडिया वाला ज्यादा अच्छा है? अगर अमेरिका वाला बुरा है तो फिर अमेरिका क्यों उसे अपनाता है, इंडिया वाला बुरा है तो इंडिया क्यों नहीं बदल देता अपना, इंडिया क्यों अपनाता है? आप कहोगे सर दोनों अच्छे हैं। देखिए सवाल आता है सर, इंडिया में जो अमीर होता जाता है उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और अमेरिका में जो अमीर होता जाता है उसका टैक्स भार जो है, टैक्स का बर्डन वो गिराया जाता है। दोनों बिल्कुल उल्टा सोचते हैं हम और अमेरिका वाले। वजह क्या है इसके पीछे, हम क्यों ऐसा करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि गरीबों पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए? बिल्कुल हो जाएगा, स्क्रीन ब्लैक नहीं अभी इस पे ही चलिए, क्वालिटी अच्छी आएगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो अगर कोई इश्यू आ रहा है तो बिल्कुल एक बार देख लीजिए फिर से, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। अब आप मुझे बताइए, यू टोल्ड बोथ सेम, मैंने कहा दोनों हैं, दोनों सिस्टम अच्छे हैं, पर फर्क क्या है? एक में मैंने कहा 1 से 2 लाख है तो 10 से 8 पर आएगा, और एक में 10 से 12 पर जाएगा, ये बोला है, दोनों में अंतर। तो आपसे मैं पूछूं वाई इंडिया यूज्ड अ प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्यों इंडिया जो है वो प्रोग्रेसिव को अपनाता है और अमेरिका वाला रिग्रेसिव को अपनाता है? आप कहोगे सर क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में अपनाने की वजह यह है क्योंकि इंडिया में इनइक्वालिटी है सर, क्योंकि इंडिया में इंसान गरीब हैं और अमीर हैं। अगर इंडिया की सरकार को बराबरी करनी है, देखो ये अमीर इंसान की इनकम है और ये गरीब इंसान की इनकम, इसके बीच में ये गैप है। अब मुझे बताओ इस गैप को कम करना हो सर, अगर इस गैप को कम करना हो तो गरीब से टैक्स ना लिया जाए या कम लिया जाए गरीब से, और अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाए। तो आप कहेंगे सर अगर ऐसा होगा तब इनइक्वालिटी कम होगी। इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है? अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाना होगा, गरीब पर कम लगाना होगा, तभी तो दोनों आस पास आने की कोशिश करेंगे। तो क्यों इंडिया अमेरिका की तरह नहीं सोचता? क्योंकि सर इंडिया अलग देश है, इंडिया में गरीबी है, इंडिया में बेरोजगारी है, इंडिया में इनइक्वालिटी है, इंडिया को अपनी तरह से सोचना है बेहतर क्या है। इसलिए मैंने कहा बेहतर को सोचने की कोशिश करनी है। समझ आ रही है बात आप लोगों को? तो आपने कहा सर इनइक्वालिटी बराबर करने के लिए दोनों देशों ने अलग अलग आइडियोलॉजी को अपनाया हुआ है। बात यहां तक समझ में अगर आ गई हो आपको तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ आपको बेहतर चीजें समझ आ रही है, क्लियर हो रही है बातें। बोलिए एक बार जल्दी से यस और नो, एक बार हाँ या ना का जवाब दीजिए। इंटरेस्टिंग है, पहले तो ये बताइए, क्योंकि मैं 100% ये बात कह सकता हूं कि आधे नहीं 70% से ज्यादा स्टूडेंट क्लास आने से पहले ये सोचते हैं, और खासतौर पे इकोनॉमिक्स के बारे में, सर बहुत बोरिंग होने वाला है, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, बस लिखते चले जाना है, पढ़ते चले जाना है, कंटेंट बना लेना, क्वेश्चन करके आना है। नहीं, मैं आपको उम्मीद करता हूं ये लाइफ का एक हिस्सा होने वाला है आपकी अगली 40 क्लास जो होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इकोनॉमिक्स पढ़ते भी नहीं है, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया बस काम चल गया, हो जाएगा काम आगे। चलिए थैंक यू, अब बात समझ लो। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो लगभग आधे घंटे की क्लास समझने में गई हमारी, पहली थी, कोई बात नहीं। अब हम चलेंगे यहां पर, कुछ कंटेंट लिख लो भाई आज का। चलिए नोट करिए भाई, साथ में सिर्फ नोट करिए, अभी कोई डाउट नहीं पूछना है। अगर कोई डाउट हो, अंकुर भाई पूरा कॉन्सेप्ट था आपके पास। मैंने कहा वाई अमेरिकन मतलब अमेरिका में डिक्रीज करते हैं सर, क्योंकि उनका ये मानना है, देखो अमेरिका में डिक्रीज क्यों करते हैं, एक बार सुन लो पहले। उनका ये मानना है कि जब हम एक बिजनेसमैन को ज्यादा, ये कहते हैं ना, टैक्स कम लेंगे हर आने वाली इनकम पर, यानी टैक्स की रेट गिराएंगे, तो एक बिजनेसमैन मोटिवेट होता है ज्यादा कमाने के लिए। अगर मान लो, ध्यान से सोचो, अगर इंसान 1 लाख कमाता है और 10% टैक्स देता है तो कितना देता है? 10,000 देता है। अगर वो 2 लाख कमाए और 8% दे तो कितना देगा? 2 लाख का 8% 16,000 देगा। लेकिन सरकार को ज्यादा मिला सर, उसने मेहनत करके कमाया, पर उसे क्या लगता है बिजनेसमैन को, इस 2 लाख में अगर ध्यान से देखो सर, पहले 1 लाख की कमाई का 10,000 बना, और अगले 1 लाख की कमाई को निकालो तो कितना बना? 6,000, तब जाके टोटल हुआ 16,000। तो वो इंसान मोटिवेट होगा, ज्यादा कमाएगा और ज्यादा टैक्स भरेगा सरकार को,
और उससे वो ब्लैक मनी से भी बचेगा। क्योंकि ब्लैक मनी कब करता है इंसान, सोचिए पहले कि इंसान को ब्लैक मनी करने की जरूरत कब पड़ती है, कब वो अपनी इनकम को छुपाता है, कब वो टैक्स चोरी करने की कोशिश करता है, जब उसको लगता है कि इंसान की इनकम को जरूरत से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। भाई कोई भी इंसान जरूरत से ज्यादा टैक्स लगेगा, चाहे वो कितना भी देशभक्त क्यों ना हो सर, वो भी चोरी करने की तरफ चला जाएगा अगर जरूरत से ज्यादा होगा। हमारे देश में क्या था देखो, एक ऐसा समय था जब हमारे देश में टैक्स की परसेंटेज इतनी थी, आप सोच नहीं सकते इतनी परसेंटेज हो सकती है सर टैक्स की। मतलब 100 रुपए कमा रहा इंसान 92 टैक्स में दे रहा, बचेगा क्या? लोगों ने कमाना बंद कर दिया, या जिन्होंने कमाया उन्होंने बताना बंद कर दिया, और जो बताया नहीं वही तो ब्लैक मनी है। और ये काम किया था किसने? इंदिरा गांधी के दौर में हुआ था सर ये। लेकिन ये सबके लिए नहीं था, ये कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए था जो बहुत अमीर थे। और एक और थे हमारे प्रधानमंत्री, उनके समय में क्या था सर, उसको इतना कर दिया था। मोरारजी देसाई वाले थे वो, ये इंदिरा गांधी का तो, और ये मोरारजी देसाई वाले दौर में था। अब आप कहेंगे सर यानी ब्लैक मनी जो सबसे ज्यादा हुई होगी वो इस टाइम पीरियड में लगभग हुई होगी, 70 और 80 के बीच की कहानी है ये 70 से 80 के बीच की कहानी है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अमेरिका या यूरोपीय देशों में ब्लैक मनी ज्यादा ना होने की वजह क्या है? क्योंकि सर ब्लैक मनी तो छुपाने की बात है, हम क्यों छुपाएं? हर बार तो क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, घट थोड़ी रहा है। हर बार इनकम बढ़ती है यूरोप में, अमेरिका में, तो पहले से रेट गिरता है उनका, इस बात से फायदा होता है। बात समझ गए मेरी? चलिए, तो बहुत अच्छे से बिल्कुल। तो अब मेरी बात सुनो, देखो अगले आधे घंटे अब हम लिखेंगे। लिखना भी है ना भाई, ऐसा नहीं है ना सिर्फ बोलने से काम चलेगा, पढ़ना भी है, सीखना भी है, लिखना भी है सर हमें। अब मेरे साथ लिखो, मैं किसी के कमेंट नहीं देखूंगा थोड़ी देर, सिर्फ कंटेंट बनाओ थोड़ा सा मेरे साथ। डाउट होगा मैं आगे पूछता हूं आपसे, नोट करो पहले, थोड़ा सा नोट कर लो भाई। तो पहला सवाल है अर्थशास्त्र के बारे में कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले तो क्या क्या आंसर हो सकता है, पहला देखो। तो आपने कहा सर अर्थशास्त्र का मतलब है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट, यानी हिंदी में कहोगे आप सर्वोत्तम विकल्प का चयन। पहला क्या है? सर्वोत्तम विकल्प का चयन। ऐसे भी लिख सकते हो, या दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा तरीका बताया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने कहा सर इसे यह भी कहा जा सकता है, यानी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना। ये सीखते हैं हम इकोनॉमिक्स में, संसाधनों का कुशलतम उपयोग। एक मैंने और बताया था आपको, मैंने क्या कहा था आपसे? इकोनॉमिक्स का मतलब जो बेसिक तौर पर कहा था वो कहा था डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी कहा जा सकता है इससे, यानी संसाधनों को बांटना ताकि हर तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। तो संसाधनों को बांटना, संसाधनों का वितरण करना, यह भी इकोनॉमिक्स का मतलब हो सकता है। संसाधनों का वितरण या संसाधनों को बांटना, या बंटवारा भी बोलते हैं इसे, तो कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और एक और बात बताई थी मैंने, इसका मतलब यह भी हो सकता है सर संसाधनों का मैनेजमेंट करना या बेटर मैनेजमेंट करना। मैनेजमेंट करना भी अपने आप में बेटर ही होता है, यानी बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना। संसाधनों का प्रबंधन करना, का बेहतर प्रबंधन करना यानी मैनेजमेंट करना। तो इसीलिए आपने कहा सर कुछ भी आ जाए एग्जाम में अब हमसे सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने यहां पर रटा नहीं है चीजों को बल्कि सीखा है, जाना है कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है।
इकोनॉमिक्स स्पेशल जो आएगा भाई वो अगले महीने आएगा, जनवरी में। जनवरी की 5-6 तारीख के बीच में आएगा वो, यानी पहले वीक में आएगा, पहले सप्ताह में आएगा तब। भाई हिंदी पूरी लिखूंगा, परेशान मत होना हिंदी के लिए भी, बस सीखने की कोशिश करो। सीख गए तो हिंदी भी आ जाएगी, इंग्लिश भी आ जाएगी, कहोगे तो उर्दू भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो किस किस दिन होगा वो शेड्यूल के हिसाब से आएगा, अभी कोई एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता आपको, ठीक है। तो आपने कहा सर इसमें से कुछ भी आएगा आंसर, एक बार लिख लें और डन का कमेंट कर दें मुझे, बस अभी और कुछ ना कहें, सिर्फ डन का कमेंट। क्लियर है, डन है, थैंक यू। चलिए अब आगे समझिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। सवाल ये है मेरा, आपको मैंने सिखाया अभी अभी कि वाई इकोनॉमिक्स अराइज, यानी अर्थशास्त्र क्यों आई है। ये अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, कि उत्पत्ति का कारण या अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, क्यों आया है, इसका जन्म क्यों हुआ। देखो, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर हर इंसान की जरूरत को पूरा करने वाले सारे संसाधन होते तो सर चॉइस क्यों करते। लेकिन आज हम जानते हैं कि चाहे बांग्लादेश की तरह गरीब हो, भूटान की तरह गरीब हो, नेपाल की तरह गरीब हो, यूएई की तरह या अमेरिका की तरह या कनाडा की तरह अमीर हो, संसाधन किसी के पास अनलिमिटेड नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये जो होगा हमारे पास इकोनॉमिक्स अराइज होने का कारण, देखो ये हो सकता है, पहली वजह हो सकती है लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक्स क्यों आई है, ये स्टडी क्यों आई है, क्योंकि समस्या है, सॉल्यूशन करना है। लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स के कारण, कि उत्पत्ति का कारण क्या है, सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं। ये भी आंसर हो सकता है सर, सीमित संसाधन व असीमित इच्छाएं हैं, इस कारण से हुई है ये। अच्छा, या इसी को कह सकते हैं यहां पर एक और बात, या इसको कह सकते हैं लैक ऑफ रिसोर्सेज, जो संसाधन है उनकी कमी है। लैक ऑफ रिसोर्सेज या मींस भी कहते हैं इसी को, लैक ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ मींस, यानी कि आपने कहा संसाधनों की कमी है, किसकी तुलना में कमी है, तो आप कहोगे संसाधनों की कमी है इच्छाओं की तुलना में। या फिर इसे कहोगे, इसको भी ये बोल सकते हो स्केयरसिटी। स्केयरसिटी मतलब होता है दुर्लभता, दुर्लभ का मतलब होता है किसी चीज का कम होना। तो अगर आपसे एक सवाल पूछे कि इकोनॉमिक्स क्यों आई है सर, वीओडी वाला वीडियो कौन कौन देखेगा, अरे भाई वो आपकी मर्जी है, वो कोई भी देख सकता है, बैच में जिसने एनरोल कर लिया वो कोई भी देख सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम नजदीक है, क्लास नहीं हो पा रही है पूरी, तो वीओडी क्लासेस से भी काम चला सकते हो, वरना लाइव से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है ना। लाइव इसलिए, वो तो उनके लिए लाए कि किसी को अगर मान लो ये लगता है कि भाई हमारा ये सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, हम पहले पढ़े फिर क्लास में जाएं तो अच्छे समझ में आएगा, वो वीओडी की क्लास देख सकते हैं पहले और फिर लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपने कहा सर कुछ भी आ सकता है, अगर इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है तो उसके पीछे कारण है कमी का, किसकी कमी का, संसाधनों की। ये ना होती चॉइस नहीं होती, वरना समस्या नहीं होती, समाधान नहीं होता, पहले समस्या वो समाधान। वीओडी यही क्लासेस हैं, वो दूसरे बैच की क्लासेस हैं, ये सब एक ही मीनिंग है, मैंने आपको डिफरेंट नाम बता दिए। स्केयरसिटी जो वर्ड है ये कमी को दर्शाता है, और जो लेक है वो भी कमी को दर्शाता है। स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स कहिए या स्केयर रिसोर्स कह लीजिए, तब आप कहोगे, जैसे मैं कहूं कि आजकल हम ये कहते हैं भारत में जो टाइगर्स हैं वो दुर्लभ प्रजाति है, भारत में टाइगर दुर्लभ प्रजाति है, मतलब ये प्रजाति जो है कभी कभी दिखते हैं, टाइगर्स बहुत कम हो गए हैं देश में। तो दुर्लभ वर्ड का मतलब एक कम के लिए होता है सर, बट यहां स्केयरसिटी का मतलब जो सेंस है वो ये है संसाधन से रिलेटेड। तो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्स यानी संसाधनों की दुर्लभता है, या स्केयरसिटी कह लो, सिंपल वर्ड्स में आएगा। अच्छा, अब एक सवाल और आएगा इसके बाद, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो आपने कहा सर ये तो क्या था,
नॉमिक्स वर्ड क्यों आया, इसे आपने डन कर लिया है होपफुली। वीओडी में इकोनॉमिक्स स्पेशल नहीं है, जीएस की ही क्लासेस हैं, जो पहले बैच कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, हमने उसकी क्लासेस अपलोड कर दी हैं उनके लिए जो एग्जाम से पहले देखना चाहते हैं। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे कितने क्वेश्चन आएंगे हर बैच में अलग अलग है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से ये वेरी करेगा। तो ये समझ में आया है, सभी ने डन कर दिया है, सीखो मेरे साथ। अब मेरे एक बात बताओ, तो अब एक सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया है, मीनिंग समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स क्यों आई ये समझ में आ गया, लेकिन अगला सवाल है मेरे साथ मेरे भाई, इकोनॉमिक्स वर्ड जो है, इकोनॉमिक्स शब्द, ये कहां से ड्राइव किया गया है? जो अर्थशास्त्र तो नहीं, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने हिंदी में नहीं कहा था इसे, उन्होंने तो इसे इंग्लिश ही बोला था ना, अंग्रेज थे, या अंग्रेजों के अलावा और भी कोई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है या कौन से शब्द से हुई है? तो इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है, इकोनॉमिक्स जो आई है, इकोनॉमिक्स वर्ड जो ड्राइव किया गया वो कहां से किया गया? अब देखो ध्यान से सुनना, एक वर्ड है जिसका नाम है ओइकोनोमिया या ओइकोनोमोस। देखो एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं ओइकोनोमिया या ओइकोनोमोस बोलते हैं सब। ये जो ओइकोनोमिया नाम का शब्द है, सवाल यही तो है मेरा, ये कौन सी भाषा के अंदर है मेरे दोस्त? तो पहला सवाल आपको याद रखना है यहां पर, ये कौन सी भाषा में है? तो आप कहेंगे ये है आपके पास ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी भाषा में है इकोनॉमिक्स वर्ड? आप कहेंगे ग्रीक लैंग्वेज के अंदर है, यानी इसे आप हिंदी में कहेंगे यूनानी भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा में है? यूनानी भाषा में। क्या नाम है? ओइकोनोमिया। आराम से पढ़ें, ड्राइव या ड्राइव्ड फ्रॉम, बात समझ लो इसे, यानी लाया गया है, ड्राइव्ड फ्रॉम है। चलिए अब मेरी बात को समझिएगा, या ओरिजिन भी बोल सकते हैं आप इसका। देखो इस शब्द का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ओइको शब्द इसका मतलब होता है किसी का घर, किसी का मकान, घर यानी गृह या घर। और नोमोज शब्द का मतलब होता है किसी प्रकार के नियम, किसी प्रकार का कानून, किसी प्रकार का मैनेजमेंट, ये एक शब्द होता है एक्चुअली। यानी ग्रीक भाषा में इस शब्द का जो सेंस होता है वो क्या होता है? नियम, कानून या प्रबंधन, ये कुछ भी हो सकता है। अब सवाल जो आता है वो एसएससी में खास तौर पे ये सवाल आता है बार बार, और मेरी बात मत मानिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, 2014 सीजीएल ने सवाल पूछा है इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से डिराइव किया गया है। अब क्या कहोगे? ये ड्राइव किया गया है सर, ड्राइव्ड किया गया बेसिकली कहां से? ग्रीक लैंग्वेज से, ये पूछा गया। और इस शब्द के मीनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो याद रखना, क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है, क्लास रुकी नहीं है भाई। यूपी पीसीएस प्रीलिम भाई मेंस उससे होगा, इको स्पेशल बैच से। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे एक सवाल पूछे कि इकोनॉमिक्स शब्द का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? देखो जब हम किसी भी शब्द के मीनिंग की बात करते हैं, यानी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स लिटरली मीनिंग क्या है, यानी इकोनॉमिक्स शब्द जो है इसका जो लिटरली मीनिंग बोलेंगे आप इसे, तो ये क्या मीनिंग है इसका? यानी हिंदी में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इकोनॉमिक्स का, यानी अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक का मतलब होता है शब्दों का। तो बताओ इसके शब्दों से क्या अर्थ निकाला है आपने, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ध्यान से सुनना, मैंने आपको सिर्फ इतनी बात कही है। हर्षित एक ही बार कमेंट करोगे तो भी काम चलेगा आपका। राहुल बिल्कुल सही आ रही होगी होपफुली, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहां से एवरीथिंग इज परफेक्ट, कोई इशू नहीं नजर आ रहा है मुझे। आप बताएं मुझे, बाकी लोग एक बार कमेंट कर दें सब। तो आपने कहा सर ये एक शब्द है जो कहां से आया है हर्षित? इकोनॉमिक शब्द आया ग्रीक भाषा से। इस शब्द का नाम ये है आपके सामने,
इस वर्ड का मीनिंग ये होता है और इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, बस इतनी बताई है मैंने बात आपको, अभी कुछ भी नहीं। अब आपने कहा पुलिस का एग्जाम हो जाएगा मेरे भाई, मैंने पहले ही बोला था कांस्टेबल का हो या एसआई का एग्जाम हो, दोनों हो जाएंगे इसमें। तो अब आप मुझे बताओ इसका लिटरली मीनिंग क्या निकला सर? तो ये बना सर, इसे कहेंगे हाउस होल्ड, और यहां से निकलेगा मैनेजमेंट। अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमिक्स शब्द के शब्दों का अर्थ क्या है, आप कहोगे इसके शब्दों का अर्थ है गृहस्थ प्रबंधन, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लिटरली मीनिंग है प्रबंधन। तो बेसिक समझ पा रहे हो? ऑल क्लियर है? फाइन इन क्लास है? बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल सही आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा हो गया होगा इश्यू, तो कृष्णा उसमें कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही चलेगा आपके पास। तो जल्दी से आप एक बार बता दें मुझे, समझा दें, सब कुछ क्लियर आ रहा है आपके सामने? तो ये इसकी इंफॉर्मेशन है आपके पास, और आपसे कोई भी सवाल इससे रिलेटेड पूछ सकता है। लेकिन याद रखना, स्टेट पीसीएस जो होगा वो आपके पास बेहतर, ये हेल्प करेगा, यूज रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट स्पेशल जो है वो प्रॉपर होंगे उसके लिए। जो सब्जेक्ट स्पेशल आते हैं वो प्रॉपर होंगे उसके लिए, ये आपको हेल्प करेगा। बेसिक यहां से बना लीजिए, उसके बाद उसे पढ़ सकते हो। इसके बाद एक बात सोचिएगा सर, ये तो इंग्लिश वाला शब्द है, अच्छा हिंदी वाला शब्द कहां से आया? जो हिंदी वाला शब्द है अर्थशास्त्र, वो कहां से आया सर? इंग्लिश वाला तो आपने बता दिया है, और आपने इसको लिख भी लिया होगा, नोट कर लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से नोट करिए इसे, और इसके बाद में हिंदी की बात करूंगा। तो इकोनॉमिक्स वर्ड ड्राइव किया गया है कहां से? ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी भाषा से डिराइव किया गया है। अच्छा, एक आखिरी बात और समझो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा ही लेके चलेंगे अभी आराम से। देखो, आपको पता है कि लाइफ में ना बहुत कुछ आता है। जब आपके पास पोटेंशियल होता है, और उस पोटेंशियल को आप जानते हैं, जैसे कि आप क्रिकेट मैच देखते हो, भारत हैं, भारतीय हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, बिल्कुल आप जानते हो, हमने विराट कोहली को देखा है, हमने महेंद्र सिंह धोनी को देखा है, सचिन तेंदुलकर को देखा है। वैसे अगर हम बात करें, इसमें हमने क्रिस गेल को भी देखा है, शाहिद अफरीदी को देखा है, वीरेंद्र सहवाग को देखा है बेसिकली। लेकिन हमने एक चीज सीखी है यहां से सर, 2 मिनट के लिए सुनना। सचिन तेंदुलकर हमेशा स्टार्ट करते हैं बहुत स्लो से, महेंद्र सिंह धोनी है आराम से प्ले करते हैं, विराट कोहली आराम से प्ले करते हैं, और ये सारे महान बने हमेशा। लेकिन वहीं अगर हम कुछ ऐसे प्लेयर जो आते ही शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, वो कभी कभी सक्सेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो फेल हो जाते हैं। तो हमेशा क्या करना है, देखो ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी नहीं खेल सकते या वो सिक्स नहीं लगा सकते, उन्हें पता है, यानी हमें भी ये पता है उसी तरह से। अगर हम पहले कॉन्सेप्ट मजबूत कर लेंगे सर, जितनी स्पीड में अगर हम भागना चाहेंगे ना, हम उतनी स्पीड में भाग सकते हैं, क्योंकि सिर्फ लिखते जाएंगे और समझ में खुद आता जाएगा। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, पहले समझिए। जैसे क्रिकेटर पिच को समझने के लिए टाइम लेता है ना पूरा, उसी तरह आप भी आराम से टाइम लीजिए, उसके बाद जितने लंबे हिट लगाने हो लगाते रहिएगा, है ना? बात समझ में आ गई होगी आपके। इसीलिए मैंने कहा शुरुआत है, स्लो करिए, अच्छे से करिए, क्योंकि फाइनल फैसला रिजल्ट में होगा। अभी यहां कुछ नहीं होगा कि आपने कितना करा। तो आपने कहा सर ये वर्ड आ गया, लेकिन एक व्यक्ति है इकोनॉमिक्स में जिनका संबंध है, उनको बोलते हैं कौटिल्य, उनको बोलते हैं चाणक्य, उन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त। सुना होगा आपने इनका नाम। और बेसिक तौर पर देखो जो बात आती है इसके अंदर, वो ये आती है सर कि ये इनका ओरिजिनल नाम था। बहुत ध्यान से सुनना, ये ओरिजिनल नाम था सर इनका। तो बेसिक तौर पर क्या हुआ, इन्होंने एक किताब लिखी, किसने? कौटिल्य ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अब इन्होंने तो एक ही भाषा में लिखी होगी, हिंदी में ही लिखी थी, यानी हिंदी या संस्कृत आप कह सकते हैं जिसे, अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी इन्होंने, और उस किताब में इन्होंने बताया कि अर्थ और शास्त्र क्या होता है। शास्त्र का मतलब होता है किसी चीज की स्टडी करना, किसी चीज का ज्ञान, किसी चीज का विवरण देना। और अर्थ का मतलब इन्होंने बताया मनी, यानी कि धन।
तो इन्होंने जो वर्ड दिया है वो अर्थशास्त्र दिया, और इनके अर्थशास्त्र में अर्थ का मतलब इन्होंने मनी को बताया। तो अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूं कि सर अर्थशास्त्र में आपने कहा चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, हर चीज का सिलेक्शन में अर्थशास्त्र है या फिर नहीं, तो मैं आपसे ये बात कहूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। हमारी जितनी भी एक्टिविटी हैं हम उन्हें दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे सर। पहला वो जो मनी से जुड़ा होगा वो इकोनॉमिक्स में आएगा, और जो मनी से जुड़ा नहीं होगा वो नॉन इकोनॉमिक्स में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि आपके पास मान लीजिए दो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके पास, एक की फीस है मान लो 10,000 रुपए और दूसरे की फीस है मान लेते हैं 4,000 रुपए। आपको 10,000 वाला चूज करना है या 4,000 वाला चूज करना है? अगर आप इस बात को देखेंगे तो आप कहेंगे सर दैट इज ए मनी मैटर, कि हम 4,000 देंगे या 10,000 देंगे, दैट्स चॉइस ऑफ मनी। तो ये इकोनॉमिक्स से है। लेकिन चॉइस करने के बाद फिर आपने कहा कि हम इंस्टीट्यूट में गए, वहां बेंच लगी थी बहुत सारी, कोई स्टूडेंट आगे बैठ गया, कोई पीछे बैठ गया। बात समझ रहे हो ध्यान से? जो आगे बैठा है स्टूडेंट उसने भी उतनी ही फीस दी है, और जो लास्ट में बैठा है स्टूडेंट सर उसने भी उतनी ही फीस दी है। अब कोई सेलेक्ट करता है आगे बैठना है, कोई सेलेक्ट करता है मिड में बैठना, कोई करता नहीं हम तो पीछे बैठेंगे। ये जो चॉइस है वो इकोनॉमिक्स नहीं है। फिर तो इकोनॉमिक्स वो है जो मनी से रिलेट करे, मतलब क्लासरूम में कहां बैठना है इसमें मनी नहीं है, लेकिन हाँ मूवी हॉल में कहां बैठना है सर इसमें मनी है। क्योंकि अगर आप सबसे लास्ट में बैठेंगे उतना ज्यादा पे करना होगा, जितना आगे बैठेंगे उतना कम पे करना होगा। मूवी हॉल में बैठने के हिसाब से पैसा है तो वो इकोनॉमिक्स है। क्लासरूम में मोस्टली इस तरह का कोई नियम नहीं होता, सारे स्टूडेंट की बराबर फीस होती है, तो इसका मतलब वो मनी नहीं है। तो ओवरऑल आपने क्या सीखा? इकोनॉमिक्स में इन्होंने एक शब्द दिया है अर्थ, और अर्थ वर्ड का मीनिंग होता है, अर्थ का अर्थ होता है मनी, धन। तो अगर मैं आपसे सवाल कहूं कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं, और याद रखना ये किताब जो इन्होंने लिखी थी ये किताब का संबंध किससे था? 2015 के एग्जाम में सवाल पूछा गया था, कौटिल्य की अर्थशास्त्र किताब जो है ये किससे आई थी सर? तो ये किताब देखो उसमें ऑप्शन था इकोनॉमिक्स से। किससे था? इकोनॉमिक्स से। लेकिन इकोनॉमिक्स जो लगाकर आया वो गलत था। ये किताब मनी के एस्पेक्ट को बताती है सर, लेकिन ये किताब उस समय मनी पर नहीं, इकोनॉमिक्स पर नहीं, ये उस समय की राजनीति पर लिखी हुई किताब थी, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में लिखी हुई किताब थी। ये किताब किसके बारे में थी? इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं थी, ये किताब राजनीति के बारे में थी सर। क्योंकि राजनीति से या राजनीतिक आयाम से, मतलब राजनीति से जुड़े मुद्दों से संबंधित थी, राजनीतिक आयाम से जुड़ी किताब थी ये, जो लिखी थी किसने? कौटिल्य ने। और आप जानते हैं सवाल आता है कौटिल्य किसके समकालीन थे? समकालीन का मतलब किस काल में थे, किस समय में थे? तो कौटिल्य किसके समय में थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे ये। और आपको पता है बेसिकली इनकी एक किताब है, ये बहुत विद्वान है, ये तो आप सभी जानते हैं। इनका असली नाम क्या है वो भी हम जानते हैं। लेकिन अब सवाल आया सर ये फादर नहीं है क्या? इन्होंने इकोनॉमिक्स को दिया है, इन्होंने इकोनॉमिक्स की नाम पर किताब लिखी, मनी को समझाया, क्या ये फादर होंगे इसके? तो नहीं। इस किताब के आने में और इकोनॉमिक्स के फादर के आने में 2000 साल से ज्यादा का अंतर है। तो आपके मन में सवाल आएगा सर फिर वो फादर किसे माना जाएगा? जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माने जाएंगे, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाएगा? तो मेरे दोस्तों याद रखना, अर्थशास्त्र का जनक किसे मानेंगे? तो अर्थशास्त्र का जनक माना जाएगा किसे? एडम स्मिथ को। किसे माना जाएगा? एडम स्मिथ को माना जाएगा। तो एडम स्मिथ जो हैं वो कौन से देश के हैं? स्कॉटलैंड देश के हैं। स्कॉटलैंड कहां आता है? स्कॉटलैंड आता है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, यूके के अंदर। यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है इसे। तो यूके में आता है सर ये, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो यूके देश के रहने वाले एडम स्मिथ नाम के व्यक्ति को इकोनॉमिक्स का फादर माना गया है, और इनकी एक किताब आई थी, उस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ये वो किताब है जो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1776 के अंदर। और इस किताब में
जो लिखा है उसके बाद एडम स्मिथ को क्या दिया गया है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा गया। अब आप कहेंगे सर ये यूके में आता है स्कॉटलैंड, या देश ही अपना अलग। मेरी बात समझो, डेट याद नहीं करनी है किताबों की, इसका वर्ष थोड़ा याद कर लो। ये तो अप्रोक्सीमेट है, कौटिल्य की किताब का किसी को नहीं पता सही से। ये तो कहते हैं 250 बीसी के लगभग, इतना पुराना, अप्रोक्सीमेट बोलते हैं उसमें, इसलिए वो याद नहीं करना। बिफोर क्रिस्ट था वो। तो आपने कहा सर ये एडम स्मिथ की किताब है। अच्छा, इसको यूके क्यों कहते हैं? देखो ध्यान से सुनना, इसे स्कॉटलैंड अलग देश है या यूके का हिस्सा? देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया में एक देश का नाम है इंग्लैंड। एक देश का नाम क्या है? इंग्लैंड। एक इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ एक और देश होता है उसे कहते हैं वेल्स। ये दोनों अलग अलग देश हैं, इंग्लैंड और वेल्स। लेकिन जब दोनों को मिलाते हैं, हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं सर ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब दो देशों का ग्रुप। फिर इसमें एक और देश आता है जिसका नाम होता है स्कॉटलैंड। यानी इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तीनों अलग अलग देश हैं। और जब तीनों को मिला लेते हैं सर, इसे बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। फिर एक चौथा देश आता है उसे कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये भी एक अलग देश है। जब इसको इन चारों के साथ मिलाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, चारों को मिलाकर बोलते हैं सर यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम इज ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, जिनमें से स्कॉटलैंड भी है। तो कई बार एडम स्मिथ को यूके का बोल देते हैं, कई बार स्कॉटलैंड का। तो गलत कहां हुआ? दोनों सही हुए इसका मतलब। और इनकी किताब का नाम याद रखना ये खास है आपके लिए। तो छोटी छोटी बातें सीख गए होंगे। चलिए, सब्जेक्ट है और चलिए बहुत अच्छे से सीखा आपने। और मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट मजबूत हो, चीजें समझ चुके हो, स्पीड बढ़ाना तो कभी भी काम कर लें। जिस दिन हमें मन करेगा उस दिन हम नोट्स अच्छे से लिखेंगे और उस दिन सिर्फ नोट्स बनाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा खुद अपने आप। चलिए, सीपीओ में इसका क्या रोल है भाई? बहुत बड़ा रोल है। सीपीओ के मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एफसीआई का हो, एमटीएस का हो, पुलिस कांस्टेबल यानी एसआई वाला हो, इसके अलावा कोई भी हो, तो सीपीओ का एग्जाम जो आएगा आपके पास, और होपफुली वो एग्जाम जल्दी आ जाएगा, या आईबी का एग्जाम हो आपका, तो वो सारे के सारे एग्जाम रहेंगे इसके अंदर। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, यूपी का हो, बिहार का हो, बिहार एसआई का तो एग्जाम होने भी वाला है जल्दी से। ठीक है, सब में आएगा। अगली क्लास में पहले रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा, और गारंटी से किसी का कुछ भी गलत नहीं होगा। फिलहाल आप इसे पढ़ें, कोई नोट्स नहीं लेना, कोई आपको किताब नहीं खरीदनी, कोई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरी क्लास को ज्वाइन करना है बस, और कुछ भी नहीं। बैंक एग्जाम वालों के लिए याद रखो, नया बैच आया है सर बैंक एग्जाम वालों के लिए, जो कि आज से ही शुरू हुआ है, आज 22 दिसंबर से। बैंक एग्जाम का कंटेंट अलग होता है और एसएससी और रिलेटेड एग्जाम का कंटेंट अलग होता है। दोनों को बिल्कुल सेपरेट रख के चलिए। बैंक वालों को बैंकिंग जीए यानी बैंक एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन करना होगा, एक चीज। दूसरी बात, मैं आपको एवरीडे सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी लोग करंट अफेयर सुबह 7 बजे पढ़ने के लिए कैरियर विल के फ्री बैच में जा सकते हो, या फिर यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो RYP चैनल पर सुबह 7 बजे डेली। और उसके अलावा जिन्होंने पूरे साल की करंट नहीं पढ़ी है अब तक और सिर्फ 2021 की करंट पढ़ना चाहते हैं, कुछ खास सवाल, 500-600 ऐसे सवाल जिनसे एग्जाम में काम चल जाए, काम बन जाए, 5 में से 3-4 क्वेश्चन कर आए बिना पढ़े भी, तो उसके लिए हम एक सीरीज लेकर आए एवरी डे शाम को 7 बजे। अभी हमने 4 दिन पढ़ाई की है उसके अंदर, और 4 दिन में 260 क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं। यानी 4 दिन के अंदर आज 5वां दिन होगा, शाम को 7 बजे 50-60 क्वेश्चन में कराऊंगा 1 घंटे के अंदर, और उससे आपको पूरे साल का रिवीजन हो जाएगा। 10 क्लास में लगभग 600 सवाल के अंदर ये कंप्लीट कर देंगे। तो शाम 7 बजे भी आप RYP चैनल पर जुड़ सकते हो, करंट अफेयर रिवीजन 2021 पूरे साल का, और डेली करंट सुबह 7 बजे वो भी RYP चैनल पर जुड़ जाइएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स की क्लासेस में लेता रहूंगा आपके पास, लगातार इस तरह से आएंगी। और बीच बीच में स्टैटिक जीके के लिए भी हम सीरीज लाते हैं। विवेक सर भी आपके पास स्टैटिक जीके का फ्री बैच लेकर आते हैं। आप कैरियर विल के फ्री बैच में जाइए और वहां पर जीके का फ्री बैच मिलेगा, करंट अफेयर का फ्री बैच मिलेगा, और उसके अलावा एग्जाम वाली प्रैक्टिस ये भी आपको फ्री में मिलेगा। सब कुछ है आपके लिए, बस आप मेहनत करने वाले बनिए, सपने जरूर पूरे होंगे। सिलेक्शन होगा, मिलने हम आपसे आएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। रटना नहीं है, रटना कुछ नहीं है, पढ़ते चले जाना है।
थैंक यू.